हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द वेब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर इंजीनियर केसी सिंह। मैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और CUET और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सब में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पूछा जाता है। सबसे पहले तो बहुत ही आसान चैप्टर है, आप बिल्कुल इसको हेक्टिक की तरह ना लीजिएगा, हेडेक नहीं लेना इसमें। ये बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है। और मैं बात करूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का, तो सबसे इजी टॉपिक आपका केमिकल काइनेटिक्स ही है। इससे JEE एडवांस तक के क्वेश्चन आपको आराम से लग जाते हैं, इसके बिना सोचे लगना ही लगना है। मैं आपके सामने कराएंगे, JEE एडवांस तक का क्वेश्चन कराएंगे और एकदम आसान से लगेगा आपको। तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर की शुरुआत से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसकी नीड क्यों हुई, आखिर में चैप्टर की आवश्यकता क्यों हुआ, क्यों हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता हुई। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे नेचर में जितने भी रिएक्शंस हैं, तो नेचर में रिएक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले आती है हमारी फिजिबिलिटी। किसी भी रिएक्शन को जानना है कि फिजिबल है कि नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं उसकी फिजिबिलिटी क्या है। किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं। तो जो फिजिबिलिटी नाम की चीज़ है, फिजिबिलिटी का मतलब कुछ नहीं है। फिजिबिलिटी का मतलब है कि नेचर में कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे सारे रिएक्शंस नेचर में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और जो रिएक्शन नेचर में हो रहा है मतलब वो फिजिबल है। इसकी नॉलेज हमें इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। जो चैप्टर क्लास 11th हमने पढ़ा है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, उससे पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है, डेल्टा जी है क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी आपका गिव्स फ्री एनर्जी। अगर गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है, तो यह माना जाता है कि रिएक्शन क्या है हमारा नेचर में फिजिबल है, मतलब वो नेचर में रिएक्शन होगा। आप ही सोचो कि कोई भी रिएक्शन होगा क्या, यहीं से हमारा रिएक्शन सब खत्म हो जाएगा। अरे हमें यह भी तो पता चलना है ना कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। वो रिएक्शन जो है, मान लो कोई रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बनने का क्या टाइम है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है, उस रिएक्शन का क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये सारी चीज़ें आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करती। ये सारी चीज़ें कौन हमें बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर में हम लोगों ने क्यों पढ़ा। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स जो है बालक, इट डील्स विथ, पहला क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बताएगा प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कितने स्पीड में होगा, कितना टाइम लेगा, ये सारी चीजें किससे हम लोग जानेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर है जिससे स्पीड स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है। एड आपका हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये भी हमको किससे पता चलता है। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कौन SN1 से हो रहा है, SN2 से हो रहा है, E1 E2, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे। बट कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म जैसे क्या है कि 1 स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सारा चीज़ हम लोग किससे जानेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मेन मुद्दा आपको क्या जानना है कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली रिएक्शन की स्पीड, कितना रिएक्टेंट कितना टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, क्या रेट है किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का, क्या रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, क्या रेट है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। हमने क्या बोला कि केमिकल काइनेटिक्स किसके बारे में बताएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या है। अच्छा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी कहाँ से पता चलती है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से। रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, क्या क्या फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, रिएक्शन का रेट, ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है, केमिकल काइनेटिक्स से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों कि नेचर में जो रिएक्शंस होते हैं, केस नंबर 1 में क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ बेसिकली, क्लासिफिकेशन ऑफ
रिएक्शन इन द नेचर। क्या है? क्लासिफिकेशन। नहीं समझ में आ रहा है? देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इन द नेचर। ठीक है, मैं छोटा सा देख रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किताबों में भी आप लोग देखोगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका पहला रिएक्शन है स्लो रिएक्शन, या स्लो से पहले हम लोग स्लो फास्ट देख लेते हैं। फास्ट रिएक्शन। इसके बाद आपका आ गया स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसके बाद आता है मॉडरेट रिएक्शन। क्या है बालक? मॉडरेट रिएक्शन। बोलो प्यारे बच्चों, क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। देखो RX का मतलब रिएक्शन है, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे हो। तो फास्ट रिएक्शन में क्या है, देखो ध्यान से, नेचर में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। बात यह है कि अगर मैं ये बताऊँ आप कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और एक गाड़ी जो है, एक कार है जो इतनी स्पीड से निकल गई कि आपने पलक झपका और वो गाड़ी बिल्कुल स्पीड से निकल गई, तो आप बताओ क्या तुम उस गाड़ी की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो कि वो गाड़ी कब चली गई, कितने तेज चली गई? ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि आप इसका स्पीड डिटरमाइन कर सकते हो? आप यहीं खड़े हो, आपको पलक झपकते झपकते क्या हुआ, यह बिल्कुल इतना तेज क्रॉस किया कि मतलब ऐसा लगा कि हमारे सामने से कुछ बस चला गया है, यह तक नहीं दिखाई दिया कि वह फॉर्चूनर थी कि स्कॉर्पियो थी कि कौन सी गाड़ी थी। अरे बस समझ में। तो फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं अप्रोक्स टाइम लिख रहा हूँ, देखो मैं अप्रोक्स टाइम लिख रहा हूँ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट फास्ट रिएक्शन जनरली ओके 10 के पावर -14 टू 10 के पावर -16 सेकेंड। सोचो कितना सेकेंड में फास्ट रिएक्शन होता है? 10 के पावर -14 टू 10 के पावर -16 सेकेंड में रिएक्शन हो जाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना? 10 के पावर -14 इंटू 10 के पावर -16 सेकेंड में रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल देखना चाहोगे आप लोग? एग्जाम्पल जैसे कि मान लो जितने भी आयनिक रिएक्शन है, मैक्सिमम के मैक्सिमम आयनिक रिएक्शन किसके आते हैं कैटेगरी में बालक? फास्ट रिएक्शन में। बोलो। और इसके बाद आपका मैं बोल दूं एसिड बेस रिएक्शन में बाबू किस में आता है? एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हो क्या आप लोग? एसिड बेस रिएक्शन किस में आते हैं? ये भी आता है आपका फास्ट रिएक्शन में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको देखो ध्यान से, AgNO3 प्लस NaCl। क्या है बालक? AgNO3 प्लस NaCl क्या प्रोडक्ट बन रहा है? AgCl प्लस NaNO3। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो रहा है? यह हमारा फास्ट रिएक्शन है। एसिड बेस का रिएक्शन सपोज ले लो, HCl प्लस NaOH। क्या होगा यहाँ से आपका आ रहा है? NaCl प्लस H2O। ये क्या हो गया आपका? बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो ये बताइए आप लोग कि क्या फास्ट रिएक्शन का स्पीड डिटरमाइन करना कि वो रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है या कितना टाइम लग रहा है उसको, क्या पॉसिबल है? यह पॉसिबल है कि कितना फास्ट हो रहा है? क्योंकि इतना जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कि यह हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम बता दें कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यह रिएक्शन कितना टाइम ले रहा है। समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और फास्ट एंड स्लो, एक और चीज़ आपको मैं माइंड में बता दूं कि देखिए, फास्ट होना, स्लो होना, ये एक तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द का मतलब होता है बालक कि एक कंपैरेटिवली वैल्यू है, ये कंपेयर किया जा सकता है। फास्ट स्लो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई चीज़ें तेज हैं, कोई स्लो है, यह वर्ड्स जो स्लो और तेज है यह किसी से तुलना किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि राम मोहन से तेज है, लेकिन श्याम से क्या है? वीक है। तो यह तुलनात्मक शब्द है। तो फास्ट स्लो तो खैर कोई है नहीं, लेकिन अगर मान लो कि फास्ट स्लो रिएक्शन के लिए पढ़ा दिया जाता है कि रिएक्शन फास्ट है, आयनिक रिएक्शन फास्ट है, और नेचर में होते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेचर में आयनिक रिएक्शन जनरली फास्ट होते भी हैं। एसिड बेस रिएक्शन इनके तुलना में जो मैं अभी एग्जांपल लूंगा और उनके तुलना में फास्ट
होते हैं, इनसे भी फास्ट रिएक्शन हो सकता है कोई नेचर में, ठीक है। तो बात यह है कि जनरली जो रिएक्शन 10 के पावर -14 टू 10 के पावर -16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं, उनका रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इनसे भी बहुत फास्ट रिएक्शन हो और इनसे भी कम टाइम में रिएक्शन हो जा रहा हो, समझ रहे हो आप। तो मेन आपको टाइम का ड्यूरेशन याद करना है कि अगर मान लो बहुत जल्दी हो गया तो उसका रेट हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। इतनी क्लियर है बात, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है बात, मिटाएं हम। चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से बालक, अब आती है हमारी बारी आपके स्लो रिएक्शन में। तो नेचर में जो स्लो रिएक्शन की बात है, जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले स्लो रिएक्शन की बात समझो कि स्लो रिएक्शन है क्या, ठीक है। इट विल टेक अ मंथ ईयर, मतलब कि ऐसे रिएक्शन नेचर के जो कि 1-2 महीने, 1-2 साल, 3-4-5 सालों तक के बाद होते हैं, या इतना टाइम लेते हैं होने में। तब बताओ कि ऐसा रिएक्शन आ गया जो 1-2 साल लग रहा है उसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो बैठ कर कब तक रेट तुम डिटरमाइन करते रहोगे कि उसकी स्पीड क्या है, यह भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल में तुमको मैं ले लूँ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से एग्जांपल में, जैसे तुम लोग जानते हो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, पानी बन जाएगा। बिल्कुल सही सुने हो भाई, तो पानी बन जाएगा। तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर हम पानी बना देंगे? रूम टेम्परेचर पे बालक के पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप लोग, यह बहुत टाइम लेता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपको, ठीक है। C+O2 क्या बन रहा है, C+O2। तो रूम टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे ये CO2, ये भी एक स्लो रिएक्शन है। क्या है, स्लो रिएक्शन है। देखो अगर मैं तुलना करें तो जैसे मान लो कि CO2 क्या है, यह स्टेबल कंपाउंड है। क्या है, स्टेबल है। यह है लेस स्टेबल है। क्या है, लेस स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल। इनके तुलना में क्या है, स्टेबल है। समझ रहे हो आप। इसीलिए जैसे हम कोक वगैरह का या सॉफ्ट ड्रिंक का जब हम बोतल का कैप खोलते हैं तो यह स्टेबल होने के कारण रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ता। अगर ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता तो आग पकड़ लेता। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो ये सब क्या है, ये सब स्लो रिएक्शन है। नेचर में कैसे रिएक्शन पाए जाते हैं, स्लो रिएक्शन पाए जाते हैं। क्लियर है। मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। मॉडरेट रिएक्शन में इस तरह आप नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। मॉडरेट रिएक्शन देख लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन देखा जाए तो मॉडरेट रिएक्शन में देखो जैसे क्या है, डिकम्पोजिशन। मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पहले हम ये देखेंगे कि मॉडरेट रिएक्शन है क्या। जैसे क्या है कि यह ऐसा है, नाम ही है इसका मॉडरेट, ना ही यह ज़्यादा टाइम लेता है और ना ही बहुत स्लो चलता है। यह ऐसा रिएक्शन है जिसका हम लोग रेट इजीली डिटरमाइंड कर सकते हैं। मैंने बोला कि ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट हम लोग इजीली डिटरमाइंड कर सकते हैं। थोड़ा पानी पी ले, ठीक है। मैंने बोला रात के लगभग 10:30 बजने वाले हैं। तो ऐसा हुआ आपका ऐसा रिएक्शन जिसका रेट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जो ना ही फास्ट होता है नेचर में, ना ही स्लो होता है। जैसे कि मान लो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जैसे कि मान लिया जाए कि H2O2 का डिकम्पोजिशन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से क्या बनेगा, क्लियर है आपको। अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं H2O2 का तो 2H2O + O2, यह एक मॉडरेट रिएक्शन है। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बालक पानी होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वाटर होना चाहिए। जैसे मान लो शुगर कैन मतलब होता है चीनी की बात कर रहा है, C12H22O11 + H2O। क्लियर है आपको। यह रिएक्शन जाएगा C6H12O6 +
H12O6, इसको बोलते हैं बाबू ग्लूकोज, इनका फ्रक्टोज। यह बताया जाता है ये आपका क्या है, इन दोनों का आइसोमरिज्म में अलग अलग आइसोमरिज्म है, आप फार्मूला सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चर क्या है आपका सबका अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टी हल्की अलग है, ठीक है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो इसको नोट डाउन करिए। हमने पढ़ा क्या पढ़ा, फास्ट रिएक्शन पढ़ा, स्लो रिएक्शन पढ़ा और मॉडरेट पढ़ा। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। चलिए एक दो एग्जाम्पल और इसके देखते हैं हम लोग। मॉडरेट का एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। मॉडरेट रिएक्शन का एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए NO2 हो गया प्लस CO हो गया, तो क्या हो गया आपका, देखो NO2 है, एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा, CO2 हो जाएगा प्लस NO हो जाएगा। ये भी मॉडरेट का है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ओके, N2O5 का डिकम्पोजिशन। क्लियर है, N2O4 प्लस O2, क्या है, N2O4 प्लस O2। ये भी एक मॉडरेट रिएक्शन में आता है। सब एग्जाम्पल बस आप दिमाग में रखो, कोई इतना थोड़ी है कि आप कितना एग्जाम्पल याद करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस ऐसे जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा दिया है। वैसे जितने भी इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी एग्जाम्पल यूज होंगे बालक, वो सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन के ही होंगे, ना ही हम लोग स्लो रिएक्शन का पढ़ेंगे और ना ही हम लोग फास्ट रिएक्शन का पढ़ेंगे। क्लियर है, हमने पहला क्लासिफिकेशन कर लिया, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका क्या है, सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या करना है आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे कि देखो नेचर में दो तरीके के रिएक्शन और पाए जाते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एक होते हैं आपके एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा बालक। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी स्टेप रिएक्शन। बोलिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। थोड़ा इंक डाल लेते हैं हम लोग। ऐसा रिएक्शन जो एलिमेंट्री की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे SN1 SN2, ठीक है, या किसके टाइप्स में, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में आएंगे, SN1 एंड SN2। तो जैसे देखते हैं हम, थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखिए आप लोग बालक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखो भाई, ये रिएक्टेंट है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ जा करके प्रोडक्ट बनेगा। अरे बात समझ में। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में चेंज होगा, इंटरमीडिएट किस में चेंज होगा आपका, इंटरमीडिएट किस में चेंज होगा आपका, प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। बोलिए, जैसे मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूँ 2NO प्लस O2, ठीक है, क्लियर है। मैं इसको मिटा रहा हूँ जल्दी से, इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा 2NO प्लस O2, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, 2NO2। क्या बनेगा आपका,
ट्वाइस NO2। लेकिन यह प्रोडक्ट डायरेक्टली इसमें नहीं बना है, यह मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है बालक? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कैसे बना होगा? ट्वाइस NO किस में गया होगा? N2O2 में। फिर N2O2 किस में गया होगा? O2 के साथ रिएक्शन किया होगा, क्या बनाया होगा? ट्वाइस NO2। यह जो देख रहे हो ना आप, यही इसका इंटरमीडिएट है। क्या है? यही इसका इंटरमीडिएट है। तो एक कितने स्टेप में हो रहा है आपके सामने लिख दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि मल्टी स्टेप्स में होते हैं। तो इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। हमने एलिमेंट्री पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बालक? रेट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? सारी सुविधाएं हैं आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं रेट के बारे में। यह बहुत अजीब बात है ना, रेट। बहुत बच्चों को दिमाग में चलता नहीं कि रेट का क्या मतलब होता है। रेट का मतलब है बालक दर। क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी जा रही है, सुनिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से। इस वर्ड का क्या मतलब है? कि वो गाड़ी 20 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में। मैंने क्या बोला? कि वो गाड़ी 20 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में। मतलब यह है कि रेट का मतलब होता है आपका, रेट का मतलब होता है कि चेंज इन सम क्वांटिटी, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, यह रेट है। किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, यही क्या है? तुम्हारा रेट है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई 2 रोटी 1 सेकेंड में खा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? 2 रोटी पर सेकेंड। रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव आना। बदलाव का मतलब वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट। बट हमको तो रेट किसका देखना है? रिएक्शन का। हमें रेट किसका देखना है? रिएक्शन का। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं? रेट। किसका रेट? मेरे साथ बोलो, किसका रेट? रिएक्शन का रेट। तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ROR या इसको आर्क से भी डिनोट कर देंगे। ठीक है? ROR या ऐसे स्मॉल r या कैपिटल R किसे भी डिनोट कर देंगे हम लोग। तो हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मैं क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम बोल सकते हैं डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ये आपका क्या हो गया? ये रेट हो गया। क्या हो गया? रेट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की मतलब क्या बातें कर रहे हैं हम लोग बालक? मोलरिटी। किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? मोलरिटी। इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। किसकी यूनिट? कॉन्सेंट्रेशन की। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट कैसे? कॉन्सेंट्रेशन तो आपका मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, बट यहाँ किसकी जिक्र करेंगे हम लोग? मोलरिटी की। अच्छा, हम लोग अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट, किसकी बात करें बालक? यूनिट ऑफ रेट। तो यूनिट ऑफ रेट की बात करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए हमारे साथ, बोलिए बालक। मोलरिटी अपॉन, सुनिए, सॉरी, रेट क्या होगा? मोल पर लीटर। ये तो हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन का। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल देखो, टाइम सेकेंड में भी हो सकता है, टाइम मिनट में भी हो सकता है, टाइम ईयर में भी हो सकता है, टाइम डे में भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सपोज मान लो मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल सेकंड में ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। यहाँ से क्या बन गया बालक? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह हमारा क्या हो गया? बोलिए, रेट की यूनिट हो गई। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि यहाँ पे टाइम प्यारे बच्चों सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, कुछ भी टाइम दे सकता है वह। क्लियर है? तो ये हमारा रेट का यूनिट हो गया।
और रेट कितने टाइप्स के होते हैं अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रेट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो रेट हमें पढ़ना है वो 2 टाइप्स के रेट पढ़ने हैं, एक तो एवरेज रेट और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है। क्या, ध्यान से समझिएगा। रेट हमारा क्या है, एक रेट है हमारा एवरेज रेट और एक है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए आप लोग, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है। एवरेज रेट में होता है कि किसी क्वांटिटी में चेंज होना लॉन्ग इंटरवल टाइम के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट। क्या बोला मैंने, किसी भी चीज़ में चेंज होना, किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज चेंज। किसी क्वांटिटी में चेंज होना किसी शॉर्ट टाइम के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। मैंने क्या बोला कि किसी चीज़ में चेंज होना लॉन्ग टाइम के लिए उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। जैसे आप किसी गाड़ी से जा रहे थे, बिल्कुल आराम से जा रहे थे, आप सपोज मान लो कि आप इलाहाबाद से कानपुर गए, ठीक है, और आपने 10 किलोमीटर आराम से ट्रेवल किया आधे घंटे तक, उसमें जो चेंज डालोगे वह है एवरेज रेट। मान लो चलते चलते अचानक से हमने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, किसी शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया, गाड़ी को अचानक से रोक दिया, वो क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अचानक किसी चीज़ में किसी शॉर्ट टाइम के लिए चेंज आना ही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट आपको हमें लग रहा है कि कुछ फील आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसमें और हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और चीज़ें देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर आएंगी। इसे मान लिया जाए कि रेट यह है, रेट एक्सप्रेशन है। रेट कैसे लिखते हैं, तो रेट को कैसे लिखा जाएगा। सपोज मान लीजिए कि 2a + 3b हमारा क्या है, 4c + 9d। हमने अपने से एक एग्जाम्पल ले लिया और हमको रेट लिखना है। तो पहली बात की ध्यान में रखो बालक, प्यारे बच्चों, कि किसी भी रिएक्शन का रेट, किसका रेट लिख रहे हैं हम लोग, रिएक्शन का, इसलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसका रेट, रिएक्शन का रेट। तो जैसे 2a + 3b 4c + 9d है, तो जब भी हम लोग एवरेज रेट लिखते हैं, पहली बात कि देखो रेट नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो जैसे क्या है कि रेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है हमको, ध्यान से सुनिएगा। यह मेरा क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है बालक, रिएक्टेंट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट है। इतनी तो बातें सबको पता ही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो कि हमको रेट लिखना है, तो अब देखो एक चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, जो रिएक्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब ये डिसअपियर हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। सी और डी को क्या बोलेंगे प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे क्या होता है, पहले बात को मेरी ध्यान से बिल्कुल सुनिए आप लोग। जैसे क्या होता है कि जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है, रेट की बात कर रहा हूँ, मतलब जितने रेट से, अगर मान लो जितने रेट से ए और बी डिसअपियर होगा, डिसअपियर मतलब खत्म होगा, उतने ही रेट से तो सी और डी बनेगा। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो छोड़ो, हटाओ। मैं एक छोटा सा बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि सारे बच्चे, मुझे लग रहा है कि हमारे सारे बच्चे गांव से ही हैं, कुछ शहर से भी होंगे। गेहूं लेकर जाते हो आप लोग, इससे मान लो कि मिल चक्की आटा का है, मान लो कि हमने 10 केजी गेहूं लेकर गए। क्या लेकर गए प्यारे बच्चों, 10 केजी। मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा 10 केजी गेहूं है, इसको आटा चक्की में ले जाओ और क्या करो, गेहूं को क्या करो, आटा में कन्वर्ट करके लाओ। अब देखो जैसे ये बताओ कि यह 10 केजी हमने गेहूं इसमें डाल दिया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप 2 मिनट बाद आते हो और पूछते हो कि भैया कितना गेहूं बचा, तो बोला कि भैया 2 केजी गेहूं आपका खत्म हो गया और इसमें कितना केजी गेहूं बचा, 8 केजी गेहूं। तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि यहाँ पे आटा कितना मिल रहा होगा आपको, 2 ही केजी ना। अगर 2 मिनट में 2 केजी गेहूं खत्म हो रहा है, बात को समझिएगा, अगर 2 मिनट में 2 केजी गेहूं खत्म हो रहा है तो 2 मिनट में आटा कितना मिल रहा है, 2 ही केजी ना। अगर 2 मिनट में 2 केजी गेहूं खत्म हो रहा है तो 2 मिनट में 2 ही केजी आटा मिल रहा है ना। इसका मतलब कि जो गेहूं खत्म होने का जितना जो रेट है, वही आटा बनने का भी रेट है।
फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जो रेट गेहूं को खत्म होने का है वही रेट आटा बनने का है। तो हुआ क्या कि जो जिस रेट से खत्म होता है प्रोडक्ट उसी रेशियो में उसी रेट से बनता है। क्या ये बात सारे हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? आई होप बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए अब हम बात आते हैं आपको, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करके सारे रेट को मैं इक्वल लिखूंगा, क्योंकि जिस रेट से ए और बी खत्म होगा, डिसअपियर होगा, उसी रेट से सी और डी अपीयरेंस होगी, उसकी बनेगा। आई बात समझ में? अब चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो मुझे एवरेज रेट लिखना है, मैं यहाँ पे लिखा आर ओ आर इक्वल टू, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, लिखने का तरीका क्या है कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा 1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी। मैंने क्या लिख दिया? -1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी। पहले इतनी बात समझो। पहली बात यह है कि हमने माइनस यहाँ पे क्यों लगाया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं उठता है। जैसे किताबों में डायरेक्टली दे रखा है, या बहुत लोगों का आपने लेक्चर देखोगे तो डायरेक्टली बता देते हैं कि ये डिसअपियर हो रहा है तो माइनस हो गया, ये अपीयर हो रहा है तो प्लस हो गया, जो भी है या पढ़ाया जाता है। हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेट आपका निगेटिव में नहीं हो सकता, रेट नेवर बी इन निगेटिव में हमें रेट तो रखना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल में ए नोट कितना है बालक? 100 मोलरिटी। आप लोग बताइएगा। मान लिया कि टाइम इक्वल टू 10 मिनट में क्या हुआ कि ए बचा 30% इसका खत्म हो गया, 30% 10 मिनट में इसका खत्म हो गया, तो बचा कितना? 100 - 30 = 70। यह हमारा क्या है? फाइनल है। ये हमारा क्या है? इनिशियल है। इसको आई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए आई कर लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो बाबू ये बताइए कि किसी भी चीज़ में चेंज करना, डेल्टा ए क्या होगा हमारा? डेल्टा ए होगा कॉन्सेंट्रेशन का ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ए फाइनल प्यारे बच्चों कितना है हमारा? 70। ए इनिशियल कितना है प्यारे बच्चों? 100। क्या आ गया यहाँ पे? -30 मोलरिटी। अब क्या आता है तुम्हारा? रेट निकालोगे तो रेट मैंने पहले ही बताया कि चेंज इन सम क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज डिवाइड बाई टाइम। अगर मैं इसका रेट निकालूं प्यारे बच्चों तो बताइए, -30 मोलरिटी अपॉन में क्या है? टाइम 10। क्या आ गया प्यारे बच्चों? -3 मोलरिटी मिनट इनवर्स। तो रेट निगेटिव में आ गया। ये रेट किस में आ गया? निगेटिव में आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि रेट निगेटिव में नहीं हो सकता। तो इस रेट को पॉजिटिव में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। रिएक्टेंट साइड में माइनस का साइन क्यों लगाते हैं प्यारे बच्चों? इस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। मतलब माइनस आ गया तो माइनस ऑलरेडी और लग गया, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। रेट हमारा अल्टीमेटली क्या आना है? पॉजिटिव आना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर है? मिटाऊँ मैं? देख लो, बिल्कुल देख लो। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से। क्लियर है? मिटा रहे हैं हम। इसीलिए क्या करेंगे कि जब भी हम रेट लिखेंगे प्यारे बच्चों तो रिएक्टेंट के बाद क्या लिखेंगे? माइनस। अब देखो ध्यान से, मैं सारा का एक जेन्युइन रीजन बताऊंगा। अब देखो, मैंने बोला कि जितना रेट होता है ए के, मैंने अभी आटा और गेहूं वाला एग्जांपल लिया था कि जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म होगा, जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा, उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, तो क्या है आपका? -1/3 डेल बी अपॉन में डेल टी। मैं इसलिए बराबर कर रहा हूँ कि सबका खत्म होने का और बनने का रेट क्या है? इक्वल है। अब देखो बी भी क्या है? रिएक्टेंट में है, इसका भी रेट निगेटिव में आता। ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना दे रहा है? उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। ये बराबर कर देंगे, ध्यान सुनिएगा। एक आएगा, देखो प्रोडक्ट में आ गया 1/4 डेल सी अपॉन में डेल टी इक्वल टू 1/9 डेल डी अपॉन में डेल टी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि 1/4 डेल सी अपॉन में डेल टी इक्वल टू 1/9 डेल डी अपॉन में डेल टी। यह क्या हो गया? यह पॉजिटिव में ही रहेगा। यह क्या आपको? पॉजिटिव में ही रहेगा। देखो रेट लिखने का क्या है, एक बात सुनो, बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे क्या है कि जब भी, पहले तो एक बात समझिए
कि इसको बोलते क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। कैसे रीड करते हैं इसको प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। जैसे मान लो तुम अभी गेहूं और आटा वाली बात थी, तो गेहूं क्या थे हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आ रहा था हमारा आटा, तो गेहूं खत्म हो रहा था और किस में कन्वर्ट हो रहा था वो, आटे में। तो रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसअपियर, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, अपीयर्स होना। तो ये क्या था तुम्हारा -1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी इक्वल टू -1/3 डेल बी अपॉन में डेल टी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोनों को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब सुने ध्यान से, ए क्या है प्यारे बच्चों, सी और डी को क्या बोलेंगे, सी और डी हमारा क्या है, प्रोडक्ट में है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब बात आती है ये इक्वल क्यों है। अभी मैंने बताया कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है उसी रेट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब अपीयरेंस का भी रेट क्या होगा, सेम होगा। लिखने का तरीका देखो ध्यान से सुनो, जब भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, फिर से सुनो मेरी बात, जब भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है ना, जो यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है ना, उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। यह रेसिप्रोकल का इस्तेमाल केवल और केवल आर वार निकालने के लिए करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमको डिसअपियरेंस ऑफ ए या डिसअपियरेंस ऑफ बी या अपीयरेंस ऑफ सी या अपीयरेंस ऑफ डी निकालना होगा तो हम इस कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। यही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। और ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने बोला, अब एग्जाम्पल भी कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि आपको कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम इस कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। किस कोफिशिएंट का, जो ए के साथ लगा हुआ है, रेसिप्रोकल करके। और किसी क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा है, किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी पूछा है, या किसी क्वेश्चन में अपीयरेंस पूछा है सी का, या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है डी का, उस केस में प्यारे बच्चों जो हमारा कोफिशिएंट है ना, उसका यूज नहीं करेंगे। ये और अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इस पर क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है, इसी किसी क्वेश्चन पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेता हूँ। चलो मेरा क्वेश्चन यह है, सॉरी इंक गिर गया, चलिए मेरा एक क्वेश्चन मैं ऊपर लेता हूँ, देखिए ध्यान से बिल्कुल। मैंने दिया इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, रिएक्शन आपका यही है, 2a + 3b gives 4c + 9d। इन द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज 40 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। कितने सेकेंड में प्यारे बच्चों, 5 सेकेंड में। क्या दिया है, बोलो ध्यान से, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज 40 मोल पर लीटर। यह तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया 5 सेकेंड में। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है कि 5 सेकेंड में जो C बन रहा है वो 40 मोलारिटी बन गया। 5 सेकेंड में कितना बन गया प्यारे बच्चों, 40। मान लो जब टाइम 0 रहा होगा तो 0 रहा होगा। तो देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आर ओ आर निकालो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, रेट ऑफ दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। तीसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। यह करना है आपको। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये बताओ कि अगर 2a + 3b गिव्स 4c + 9d है तो क्या इसका आर ओ आर का हम रिएक्शन का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है बात। देखो यहाँ मैं इंस्टेंटेनियस अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं आपके सामने। देखिए ध्यान से आप लोग, देखो पहली बात यह है कि अगर आर ओ आर इसके बराबर है, 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 तो आप आर ओ आर किसी के भी बराबर कर सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने बोला एक सपोज मान लो मैं ले रहा हूं कि x बराबर y बराबर z बराबर 2, x y के बराबर है, y z के बराबर है और z किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x बराबर 2, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ y बराबर 2, मैं क्या लिख सकता हूँ क्या z बराबर 2, ये तो लिख ही सकते हैं हम। तो बात को समझिए। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है आपका कि आर ओ आर क्या है तुम्हारा, आर ओ आर इसके भी इक्वल है, आर ओ आर इसके भी इक्वल है, आर ओ आर इसके भी इक्वल है, आर ओ आर इसके भी इक्वल है। तो बात यह हो गई आपको कि हमें क्या चाहिए, हमें आर ओ आर में क्या चाहिए, किसके बारे में दिया है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बारे में दिया है। तो क्या प्यारे बच्चों मैं आर ओ आर 1/4 डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी निकाल सकता हूँ वैसे, इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ क्या, इसके इक्वल कर सकता हूँ क्या, करेंगे हम लोग। एक बताओ आप कि हमको दे रखा है कि 40 मोल पर लीटर कितने टाइम में बन रहा है CG, 5 सेकेंड में। तो मैं रेट निकालूं क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C डेल्टा C अपॉन में डेल्टा टी। तो C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन में T फाइनल माइनस T इनिशियल, है कि नहीं, क्लियर है। C फाइनल कितना बन गया है बालक, 40। ये बताइए आप लोग कि क्या 0 सेकेंड जब रहा होगा, जैसे ही जस्ट टाइम इनिशियल रहा होगा मतलब t = 0, तो क्या कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना होगा। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो आप देखो, जैसे आप 10 kg गेहूं लेकर गए और अभी मशीन वाले ने, जो आटा चक्की वाला है, अभी उसने मशीन चालू नहीं किया है, मतलब मशीन चालू नहीं किया, मतलब t = क्या है हमारा, 0 है। जब t = 0 है तो उस समय क्या कोई भी गेहूं आटा में कन्वर्ट हुआ होगा, नहीं, t = 0 में वह कभी भी गेहूं आटा में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब हमारा इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, 0 था। टाइम फाइनल कितना दे रखा है बालक, 5 माइनस टाइम इनिशियल क्या होगा, t = 0। t = 0 पे C का कॉन्सेंट्रेशन 0, t = 5 पे C का कॉन्सेंट्रेशन 40। मेरे प्यारे बच्चों क्या 40/5, क्या बताओ 8 मोल पर लीटर इनवर्स, और सेकेंड दिया तो सेकेंड इनवर्स। इधर बोर्ड दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा आई थिंक। तो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T = है 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बताइए बालक मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने 1/4 का इस्तेमाल किया इसमें, मैंने इस कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया है क्या इसको बनाने में, नहीं किया ना। मैं वही बात बता रहा था आपको कि जब हमको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना हो, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D निकालना हो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A निकालना हो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना हो, तो वी नो नीड टू यूज द कोफिशिएंट। आप केवल और केवल क्या करोगे, ऐसे जैसे मैंने सोल्व किया है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम का फाइनल माइनस टाइम का इनिशियल, ऐसे करके निकालोगे। तो बात है कि सर जी आप ये बताइए कि हम कैसे कोफिशिएंट का कब इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, जब रिएक्शन का रेट निकालोगे, फिर इस का उपयोग आने वाला है, ठीक है। तो जब इसका रेट हम लोग क्या निकालेंगे, इसको क्या करते हैं हम नीचे मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। देखिए इसको थोड़ा सा, इस एक्सप्रेशन को आप लोग लिख लीजिए। इस एक्सप्रेशन से मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं आर ओ आर निकालूँ, चलो यही निकालते हैं हम लोग। तो आर ओ आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर ओ आर हो जाएगा हमारा 1/4, इसका क्या गया हमारा 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह आपका आ गया आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर है। जब रेट ऑफ रिएक्शन हो गया तो इसके बाद क्या है हमारे क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है, ए और बी। तो पहले आर ओ आर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आप लोग कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है
हमको ये पूछ रहा तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, आर ओ आर इजकल टू 1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी। यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यही तो है। ये बताइए आर ओ आर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 इजकल टू -1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी। जानते हैं, एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, यह आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए नहीं है। क्या गलती हो गई इसमें, हमने कोफिशिएंट को ले लिया सर, यही तो गलती हो गई। हमको क्या करना है, इसको मिटाना है, इस कोफिशिएंट को इधर फेंकना है, मतलब डेल ए अपॉन में डेल टी। क्या कर देंगे, 2 था, इस -2 को इधर फेंकेंगे तो -2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया -4। यूनिट तो जान ही रहे हो आप लोग, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। माइनस यह बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि यह क्या है, डिसअपियर हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिसअपियर। देखो मैंने कोफिशिएंट का यूज नहीं किया, मतलब अगर हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का निकालना है तो कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करेंगे, कोफिशिएंट को हमें फेंकना पड़ेगा भाई। क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, बी का निकाल लेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, डी का निकाल लेंगे। ऐसे क्या करोगे आप लोग, बी और डी का कमेंट बॉक्स में निकाल कर हमें बताएंगे। हमने बता दिया कैसे क्या करोगे, आर ओ आर ए के बराबर किया, जब बी का निकालना है तो आर ओ आर को क्या करोगे, -1/3 डेल बी अपॉन में डेल टी कर दोगे। एक क्या था हमारा आर ओ आर, 2 आ गया था ना, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 आएगा। टेक्निकल टीम सुनिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका, इसको क्या करेंगे हम लोग 6 निकाल देंगे। उसके बाद हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या निकालना है बालक, डी का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 आ गया है, 9 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 18। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आ जाएगा 18, इसका आ जाएगा, सी का तो दिया ही हुआ था, इसका आ जाएगा आपका -6 और इसका आ गया तुम्हारा -4। ऐसे निकाल लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में रीड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।